नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं आपके साथ हूं अमितेश भारद्वाज। अभी मैं मौजूद हूं बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता शाह मोतिहारी लोकसभा प्रभारी एवं बेतिया के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी के आवास पे। बिहार के राजनीति में इस समय काफ़ी कुछ हलचलें चल रही हैं, जिसको लेकर मैं इनसे जानना चाहूँगा। एक खास कार्यक्रम के तहत बातचीत करते हैं बेतिया के पूर्व विधायक शाह मोतिहारी के लोकसभा प्रभारी मदन मोहन तिवारी से। सर, आपका स्वागत है हेडलाइंस बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति में भी तालिबान काफ़ी ज़ोरदार तरीके से एंट्री मार चुका है, किस रूप में देख रहे हैं इसे आप? देखिए, बिहार के राजनीति में तालिबान शब्द का जगह नहीं है। बिहार बिहार है। बिहार एक सांस्कृतिक जगह है, एक सामाजिक जगह है। यहाँ तालिबान का कोई जगह नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक लोग हैं जो तालिबान शब्द लगा करके बिहार के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ही के गठबंधन के पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का ही बयान आया है कि आरएसएस बिहार में तालिबान के रूप में काम कर रही है, जिस पर सरकार के पक्ष के लोग काफ़ी एक्टिव हुए हैं। बाद में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी स्वयं मोर्चा खोला है और उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया कि बिहार सरकार बिहार में तालिबानियों के तरह काम कर रही है। क्या ये बात को माना जाए कि सचमुच बिहार सरकार बिहार के जनता के साथ तालिबानियों के तरह बर्ताव कर रही है? देखिए, कहने का कोई लोग भावावेश में कुछ भी कहे, लेकिन तालिबान शब्द बिहार में शोभा नहीं दे रहा है। तेजस्वी जी मोर्चा खोलें या जगता बाबू कहें, लेकिन जो तालिबान अफगानिस्तान में क्यों जो किए, उससे थोड़ा भी कम आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं पूरे देश में। लेकिन तालिबानी शब्द आतंकवाद का द्योतक है। आतंकवाद से बिहार में कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आरएसएस के लोग जो मध्य प्रदेश में चूड़ी बेचने वाले के साथ किए, जो मध्य प्रदेश में गोलगप्पा बेचने वाले के साथ किए, ये सब चीज़ देख करके तो मन में आता है कि एक तालिबान में आतंकवादी हैं, एक हिंदुस्तान में आरएसएस के लोग आतंकवादी हैं। कि जात का नाम पूछ करके किसी को प्रताड़ित करना, मारना और पीटना, यह सरासर गलत है। हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष को लोग कलंकित कर रहे हैं। इस देश में भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जब से आज़ादी के पहले से सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग मिल करके एक नया भारत का 1947 में निर्माण किए, जिसमें सभी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व मिला और भारत बहुत आगे बढ़ा, आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये कोई कहे कि ये मेरे वंश, मेरे जाति, मेरे धर्म, वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, तो मैं कहता हूँ कि सभी धर्म के लोगों ने अपना बलिदान दिया और भारत का उत्थान हुआ। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से बाढ़ का जो चपेट है पूरे बिहार को अपने आगोशों में ले चुका है। बहुत सारा कवरेज के दौरान हम लोगों ने देखा कि लोगों के बीच स्थिति ये बनी हुई है कि एक एक दाने के लिए लोग मुहाल हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूँ कि जो बिहार में बाढ़ से क्षतियाँ हुई हैं, धान की क्षति हो या गन्ना की क्षति हो या मकई का क्षति हो या जिस फसल का क्षति हो, सरकार को सर्वे करके एक एक आदमी को फसल क्षति का मुआवजा देना चाहिए। उसके बाद जिसके घर में पानी घुसा उसको भी सर्वे करा करके, उसको जिस तरह से पिछले साल हम लोग एमएलए थे तो हर परिवार को 6-6 हज़ार रुपये दिलवाने का काम किए थे, उस तरह से इस बार भी मैं सरकार से मांग करता हूं कि वही नियम इस साल भी लागू हो। महंगाई की जो अभी स्थिति बनी हुई है, साथ ही बेरोजगारी, जो कि सरकार का 7 निश्चय योजना का मैनिफेस्टो का मेन फोकस था,
युवाओं को रोजगार देना, महंगाई को कम करना, जिसको लेकर के विपक्ष, खासकर आरजेडी और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार सरकार पे हमलावर हो रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस की एक्टिविटी शायद कुछ नरम दिखाई दे रही है। तो क्या बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के कांग्रेस का क्या असर और क्या आगे की रणनीति होगी सरकार को लेकर? देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है। उसके लिए एक अलग समिति का गठन करके उसके अध्यक्ष का भी नियुक्ति कर, उसमें मेंबर प्रियंका गांधी जी हैं, उसके अध्यक्ष माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, उसके हरि प्रसाद जी हैं, बीके हरि प्रसाद जी हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है कि हम पूरे देश के एक एक गांव, एक एक प्रखंड, एक एक जिला मुख्यालय के सामने हम विरोध प्रदर्शन करेंगे कि हर चीज़ महंगी हो रही है, घर चलाना दुश्वार बन गया है। इसलिए हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिस्टम में नहीं है, सिस्टम हम लोग का बन गया है और उसको इम्प्लीमेंट बाकी है। इम्प्लीमेंट पूरे देश में एक साथ क्रमवार होगा। जो मोतिहारी में 23 तारीख को उसका विरोध समाहरणालय के सामने होने जा रहा है, अपने ज़िला में भी अध्यक्ष नहीं है, इसके चलते निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। लेकिन हम समझते हैं कि 1-2 दिन में यहाँ भी निर्णय ले लिया जाएगा कि किस दिन गैस सिलेंडर, सरसों का तेल, डीजल और पेट्रोल और ठेलती हुई मोटरसाइकिल को लेकर के समाहरणालय के पास हम लोग जाकर के धारणा और प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग एक्टिव हैं। रही बात कि विपक्ष के लोग हैं, अब हम मीडिया वाला पर कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के बात को जनता तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, ये भी हम लोगों के शिथिलता को ही साबित करता है। अगर मेरे हर बात को जनता तक पहुंचाया जाता तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व अध्यक्ष, हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी, देश में अगर नरेंद्र मोदी नीति सरकार की अगर प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करता है तो उसका नाम है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। उनसे देख कर ही कोई विपक्ष की पार्टियां सामने आती है, लेकिन पहले शुरू करते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हैं। और जनता अब मूर्ख भी नहीं है कि 5 किलो अनाज में 5 किलो अनाज का दाम है 90 रुपया और 160 रुपये के झोला में रख करके आप अपना फोटो साट के प्रचार करते हैं। ये बहुत जल्दी पोल खुलने वाला है। अब 24 का चुनाव अगर भगवान ने किया, जिस रास्ते पर मोदी जी चल रहे हैं, जनता वोट मांगेगी कांग्रेस के लिए, जनता वोट मांगेगी कांग्रेस के लिए, अब मोदी वोट मांगेंगे अपने लिए। ये दिन दूर नहीं है। 24 को आने दीजिए, हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग जानते हैं अच्छे दिन आए, 2 करोड़ नौकरियां मिली, करप्शन के नोट बाहर विदेश से आए, 15-15 लाख किसी को मिला। सब लोग अब पुराना दिन मांग रहे हैं, हे मोदी जी अब भारत को छोड़ दीजिए, हमारा पुराना दिन ही लौटा दीजिए, हम उतना ही में खुश हो जाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सर्वदलीय एक टीम जाकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिली। उसके बाद उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। जो टीम गई थी उसमें भाजपा के मंत्री जनक चमार जी भी गए हुए थे। उस टीम के रिटर्न आने के बाद भाजपा के अंदर एक गुटबाजी के तौर पे, एक खेमे के तौर पे देखा गया, चाहे सीपी ठाकुर जी हों या फिर गिरिराज सिंह हों, ऐसे तमाम टॉप लीडर, टॉप रैंक के लीडर हैं जो बार बार मीडिया में आकर के, अपने कार्यक्रम में आकर के पब्लिक डोमेन में इस बात को कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का कहीं कोई आधार नहीं है। जनगणना का आधार आर्थिक तौर पे होना चाहिए, अमीरी गरीबी के तौर पे होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ को मान लिया जाए कि जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है शायद वो सफल और सही नहीं है? देखिए, अगर मेरे समझ से जातीय जनगणना कोई मुद्दा नहीं। इस देश में आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। कास्ट बेस पर 19 आज़ादी जब देश की हुई तो उस समय संविधान समिति का एक स्थापना किया गया, तो उसमें भीमराव अंबेडकर साहब
अन्य कुछ मेंबरान लोग, राजेंद्र बाबू भी थे। तो उस समय जो समाज, जो दलित वर्ग से या पिछड़ा वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यक वर्ग से, सभी का आकलन हुआ और उसमें 10-10 साल का एक्सटेंशन दे करके आरक्षण की नीति बनाई गई, जो आज तक उसी तरह से चल रही है। अब रहा बात कि जो जातीय जनगणना पर ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अब हर पक्ष, हर जाति में अब लोग गरीब हुए हैं। तो हम लोगों का मांग हमेशा रहेगा कि जाति नीति पर नहीं होकर के आर्थिक नीति पर ये होना चाहिए। अगर मोदी जी इस चीज़ को करते हैं तो आर्थिक नीति पर करें, जाति नीति पर नहीं करें। आप ही के विधानसभा से चुनी हुई प्रतिनिधि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री बनी हैं। क्षेत्रवासियों में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी उत्साह था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहे हैं धरातल पे उस उत्साह में कमियां नज़र आ रही हैं। जनता में भी आक्रोश है। बाढ़ का 2 प्रकोप आकर के चला गया। बहुत सारे जगह कवरेज में ये यहाँ तक पता चला कि खाने तक के लिए सूखा राशन या कुछ पैसे या प्लास्टिक का जो भी प्रबंध होता है वो जिला प्रशासन के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुहैया नहीं कराया गया। इस चीज़ को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम तो 15 साल पीछे भी देखे, 5 साल फिर देखने को मिल गया। 5 साल हम भी थे, तो हम तो न सरकार में थे, हम तो सिंपल एक विधायक थे, विपक्ष के रोल में थे। हम लोगों से जो बना, हम लोगों के काल में भी बाढ़ सुखाड़ आया। जो मेरी कैपेसिटी थी अपने निधि से, हमने हर पंचायत में जहाँ जहाँ बाढ़ सुखाड़ की परिस्थिति आई वहाँ गया, लोगों का विरोध झेला, लोगों का अपनापन भी देखा और किया। लेकिन मैं विधायक नहीं हूँ। इस साल 21 में हमारे विधानसभा के गुदरा, परसा, बहुअरवा, ये ज़्यादा प्रकोप इस पर बाढ़ सिकरहाना नदी का होता है। लेकिन लोगों ने फ़ोन करके हमसे भी कहा कि आप आइए, तो हम जहाँ तक संभव हो सका गए, नहीं गए, चूँकि अब हमारा कोई लीड रोल है नहीं। तो हमने 15 साल पहले भी देखा है कि ये कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, क्या करती हैं, पब्लिक को कितना डील करती हैं, नहीं करती हैं। ये फिर 5 साल और देखना है। पब्लिक बहुत उमंग में वोट दिया कि हमको राशन मोदी जी ने दिया, हमको 500 रुपया दिया, क्या क्या दिया नहीं दिया अब तो भगवान जाने। लेकिन ये 5 साल भी देखना है पब्लिक को। 5 साल में अपने प्रतिनिधि से उसको कितना रूबरू होना पड़ रहा है, नहीं होना पड़ रहा, ये तो पब्लिक ही जवाब देगी। हमने जो 5 साल, जो 1 साल विधायकी हमने 1 साल पहले हम हार गए, वो जीती। जो 65 रोड मझवलिया में हमने टेंडर कराया, जिसको बैजनाथ महतो के द्वारा कंप्लेन करने के चलते उसको धीरे धीरे डीले होते गया, अब उसका शिलान्यास कर ले 5 साल में, यही बहुत है। अब इनसे क्या बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, होता तो बहुत बड़ा है। हम लोग तो छोटे आदमी हैं, हम लोग तो मुखिया प्रमुख से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। लेकिन अब इतना बड़ा ओहदा बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का है, उसके बाद भी बेतिया के लोग कहें कि हम एक सिंपल विधायक हम चुने हैं, तब तो अब पद का गरिमा समाप्त ही हो जाएगा। कम से कम उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हर परिवार को सूखा राशन, नगद रुपया, जहाँ जहाँ जिसका जिसका फसल क्षति हुआ है उसके फसल का मुआवजा, उस जिसके घर में पानी ढुका है उसको सूखा राशन, और उसको कम से कम 6,000 रुपये परिवार पीछे मिलना चाहिए, जो पिछले बार मिला, 20 तक मिला। लेकिन इसमें कोई अभी तक ना मुख्यमंत्री जी के द्वारा ना उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ नहीं मिला। वो तो सफाई देने में लगी हैं कि हम इनसे हमको संबंध नहीं है, उनको से संबंध नहीं है, अपना देर निकालने में 5 साल इसी तरह से गुजर जाएगा, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। आमतौर पे कहा जाता है कि बिहार में संगठन को लेकर कांग्रेस पार्टी काफ़ी निष्क्रिय दिख रही है। अभी हाईकमान के द्वारा महाराष्ट्र में, उसके बाद
तेलंगाना में, उसके बाद पंजाब में संगठन में फेरबदल किया गया। बिहार भी उस कड़ी में जुड़ा हुआ है, युवा चेहरा हैं, संगठन के रूप में भी एक आप काफ़ी अच्छी कार्यकुशलता और कार्य क्षमता भी आपके पास मौजूद है। तो क्या आपको पार्टी कोई एक अहम जिम्मेवारी दे सकती है, या मैं निश्चित रूप पे पूछूं, सीधे तौर पे पूछूं तो क्या मदन मोहन तिवारी को अगले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, ये तो आला कमान के मतलब कि मन पर डिपेंड है कि वो किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जिला से लेकर के राज्य तक अगर पार्टी के द्वारा कोई भी जिम्मेवारी मिलेगी तो हम लोग अपने माँ बाप की तरह पार्टी को मानते हैं कि हमारी माँ है और हमारे पिता हैं, और पार्टी एक गार्जियन होती है। तो जो आदेश होगा ऊपर वाले का, नेता लोगों का, बड़े नेता लोगों का, मैं निश्चित रूप से समर्पित होकर के उस काम को करूंगा और निश्चित रूप से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन डिसीजन ऊपर वाले नेता, जो हमारे नेता लोग हैं, हमारे राहुल जी हैं, जो आदेश करेंगे वो काम करने के लिए तैयार। हाल के दिनों में महागठबंधन के नेताओं के द्वारा बार बार ये सुनने को मिला कि बिहार में तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद एक लहर आई कि बिहार में मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, जबकि एनडीए में रह करके जीतन राम मांझी एवं मुकेश सहनी के द्वारा सरकार के बयान से पलट काफ़ी ऐसे बयान आते हैं जिससे शायद महागठबंधन के लोग अपने उम्मीद को जीवंत रख सकते हैं। साथ ही मुकेश सहनी के साथ जो यूपी में घटनाएं घटी वो सब लोगों के सामने हैं। तो इस चीज़ को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सरकार गिरना और नहीं गिरना अलग बात, जमीर गिरना बहुत बड़ी बात है। मुकेश सहनी जी अब हम लोगों के नेता हो गए हैं, बिहार के एक लोकप्रिय नेता हैं पिछड़ी जाति के, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन अति महत्वाकांक्षा आदमी को हरास करता है, वह जीतन राम मांझी जी हों चाहे मुकेश सहनी जी हों। मुकेश सहनी जी ने वीरंगना फूलन देवी के प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग सैकड़ों जगह को चिन्हित किए थे और गए बनारस। एयरपोर्ट से जो सिक्योरिटी में उनको लिया गया और नज़रबंद करके रखा गया, और फिर नज़रबंद करके हवाई जहाज़ पर चढ़ा करके कलकत्ता भेज दिया गया। मैं कहता हूँ मुकेश सहनी जी से, जिस पार्टी के साथ आप अलायंस हैं, जिस पार्टी के आप अधिकार क्षेत्र के मंत्री हैं, जब आपके साथ एक पिछड़ा, अति पिछड़ा गरीब के बेटा के साथ जब वैसा वो भाजपा पार्टी कर सकती है, तो और लोग क्या है? ये तो मुकेश जी को डिसीजन लेना है कि सभी जातियों का, अगड़े पिछड़े सवर्ण, सब एक कुर्सी पर बैठे, उस जगह पर महागठबंधन में आए, उनका स्वागत है। वहाँ उन लोगों का जो विचारधारा है आरएसएस का, उसमें वो कहीं फिट नहीं बैठते हैं। हम भविष्य में हम आशा करते हैं कि जो उनके साथ अपमान किया गया उत्तर प्रदेश में, महागठबंधन को ही लास्ट में चुनेंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे। अपने वक्तव्य के दौरान ये बताया कि पंचायत अर्थात मुखिया से लेकर के हमने विधायक का सफ़र तय किया, काफ़ी जिला में एक्टिव हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, युवा चेहरे हैं, लोगों में एक अच्छी पब्लिक कनेक्टिविटी आपकी है। क्या 2024 की जो लोकसभा का चुनाव है उसको मद्देनज़र रख करके क्या ये माना जाए कि आपकी तैयारी तेज हो चुकी है, या अगर पार्टी ने मौका दिया तो आप लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं? देखिए, एक बार हम कह दिए कि पार्टी का आदेश है, तो मैं प्रखंड से, गांव से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर के लोकसभा तक मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक बार राहुल जी का आदेश मिले कि लोकसभा लड़ना है, निश्चित लड़ना है, नहीं लड़ना है नहीं लड़ना है, विधानसभा लड़ना है, निश्चित लड़ना है,
राहुल जी कहेंगे संगठन पर कार्य करना है, संगठन पर कार्य करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारे सीनियर लीडर लोग आदेश करेंगे, जो जिम्मेवारी देंगे, बखूबी उसको निभाने का काम करेंगे। जिला में प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा काफ़ी कुछ लापरवाहियाँ देखने को मिल रही है, जिसको हम अफसरशाही के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ बरसात के टाइम में शहर का जो स्थिति बनी हुई है, नगर निगम के द्वारा जो कार्य प्रणालियाँ की जा रही हैं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं 5 साल विधायक रहा, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ की एक एक चीज़, एक एक परिस्थिति से मैं वाकिफ़ हूँ। बेतिया का धरोहर है 1 नंबर का बड़ा रमना का मैदान, बेतिया का महाराजा का किला, बेतिया का महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया का सागर पोखरा, बेतिया के सभी चंद्रावत और ये अनहरी चौनहरी नदी, कोहड़ा नदी, ये सब बेतिया को स्वच्छ रखने के लिए संसाधन हैं। तो आज अस्पताल का जो हाल है किसी से छुपा नहीं है, जो राज देवड़ी का हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। महाराजा हरेंद्र किशोर का संपत्ति है MJK अस्पताल बेतिया, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, इस पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिख दिया गया है। ये तो मैं उस समाज के लोगों को फिर से एक बार जगाना चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए इतने मरते हैं तो अपने समाज की संपत्ति पर कम से कम महारानी जानकी कुंवर का नाम लिखवाइए। महारानी जानकी कुंवर के मंदिर में, जिस मंदिर में महादेव की पूजा करती थी, सागर पोखरा मंदिर में, वहाँ स्वर्गीय मदन प्रसाद जायसवाल पूर्व MP का नाम लिखा गया है, लेकिन महारानी जानकी कुंवर का नाम नहीं लिखा गया है। ये हम लोगों की कमी है, हम लोगों के समाज की कमी, कि कम से कम अपने धरोहर को तो सुरक्षित रख सके, बाकी अरजना तो दूर की बात है। रही अनहरी चौनहरी और चंद्रावत का, तो मैं 20 बार प्रश्न 5 साल में किया हूँ विधानसभा में, तो हमेशा जवाब मिला है कि इरिगेशन विभाग को लिख के दे दिया गया है चंद्रावत की सफाई के लिए, कोहड़ा नदी के सफाई के लिए, अनहरी चौनहरी सफाई के लिए। आज तक सफाई नहीं हुआ। 1,15,00,000 रुपया रमना के सौंदर्यीकरण पर खर्चा किया गया, काबाड़ का माने खोभार बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल के हमने कहा स्पेशली कि सर, रमना मैदान अब मृत होते जा रहा है, उसको बचा लीजिए। उन्होंने तुरंत चैतन्य बाबू को फ़ोन किया, वहीं सेक्रेटरी थे नगर विकास के, कुछ नहीं हुआ, पैसा गमन हो गया। जो पगडंडी बना सब लोग नोच करके ले गए। बेतिया का ये स्थिति है, जो महाराज हरेंद्र किशोर के द्वारा दिया गया है लोगों के लिए, वो भी सुरक्षित इस सरकार से नहीं। ना कोई नाला सुरक्षित है, वो भी इंकोचमेंट, सभी नाले इंकोचमेंट में हैं। सभी चंद्रावत नदी को भर करके सब कोई घर बना लिया है। वहीं हाल अनहरी चौनहरी का है, वहीं हाल कोहड़ा नदी का है। आज ये परिस्थिति है कि किसी भी गांव से पानी निकलना दुश्वार हो गया है। हम लोगों के गांव में जो पानी डिस्चार्जिंग पॉइंट है वह कोहड़ा नदी है। कोहड़ा नदी जो हम लोग का खेत है उससे 15 फीट ऊंचा हो गया है। बांस रोप करके, गाछ रोप करके लोग इंक्रोचमेंट कर लिए हैं, घर बना लिए हैं, बाथरूम बना लिए हैं, पानी डिस्चार्ज हो नहीं रहा। इसके चलते हम लोग 2-2 महीना, 3-3 महीना बारिश नहीं होने पर भी पानी नहीं निकलता है। हमने हर साल में 2 बार 3 बार इन विषयों पर मैंने सरकार से तारांकित प्रश्न किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने मुख्यमंत्री से मिल करके कहा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं। अब हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी रेणु देवी जी बनी हुई हैं। कम से कम हम तो एक विपक्ष के विधायक थे, अब सत्ता के मुख्यमंत्री हैं। कम से कम चंपारण के, बेतिया के धरोहर को बचा लें। मैं हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करता हूँ, बचा लें, बस हो गया। उनका विकास मान लेंगे हम लोग, कर दी सब विकास, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि बचेगा। अंत में चलते चलते आपसे एक सवाल का जवाब चाहूँगा कि आगामी
लोकसभा चुनाव तक क्षेत्रवासी मदन मोहन तिवारी को किस रूप में देखें? देखिए, अभी तक तो संगठन पर जो बिहार में चर्चा हो रहा है, संगठन में अध्यक्ष भी बदलना है, क्योंकि उनका टेन्योर पूरा हो गया है 3 साल का। अध्यक्ष जिस तरह से जब निकलेगा चिट्ठी, उसके बहुत कम दिन के अंदर में ही डीसीसी वगैरह का भी चिट्ठी निकल जाएगा। उम्मीद है कि कुछ जिम्मेवारी हमको भी मिलेगी, और निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिलेगी तो मैं पूरे लोकसभा में काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी को सफल बनाने की जी जान से मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेडलाइंस बिहार के साथ जुड़ने के लिए। यूट्यूब पर धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे बेतिया के पूर्व विधायक शाह मोतिहारी लोकसभा के प्रभारी, साथ ही प्रदेश कांग्रेस बिहार के उभरता हुआ युवा चेहरा मदन मोहन तिवारी जी को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि जनता के मदद में, जन कल्याण के उत्थान में सरकार की लगभग सारी योजनाएं, वो महंगाई को लेकर हो, रोजगार को लेकर के हो, या फिर बाढ़ की स्थिति में हर एक जनता को सुविधा पहुंचाने को हो, हर मुद्दे पे सरकार फेल्योर साबित हो रही है। हर एक मुद्दा, हर एक दिया हुआ वादा जुमला साबित हो रहा है। साथ ही साथ उनका ये स्पष्ट कहना है कि पार्टी के साथ में बने रहूँगा, पार्टी में रहूँगा, पार्टी जो भी जिम्मेवारियाँ देती हैं, चाहे वो प्रदेश में हो या फिर लोकसभा के चुनाव में यहाँ से टिकट को लेकर के हो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और उस जिम्मेवारी को लेकर के पार्टी का हाथ मजबूत करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। आप बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।